हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं व्यास सर, आप सभी का स्वागत है हमारे आज के लेक्चर में। हमारा आज का लेक्चर क्लास 11th लेक्चर नंबर मालूम नहीं, जो भी देख लेना। अब आज का जो हमारे पास टॉपिक रहने वाला है वो टॉपिक क्या है, वो टॉपिक है हमारे पास में एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। अब ये एटॉमिक नंबर क्या होता है और मास नंबर क्या होता है, इसको आपको हमको समझाना। देखो, एटॉमिक नंबर, जो एटम के आगे जो नंबर लिखा होता है ना, जिसको हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, वही तो आपका एटॉमिक नंबर है। और मास नंबर जो एटॉमिक नंबर के ऊपर लिखा होता है, जैसे मैं आपको बताता हूं, अभी ध्यान से देखना जरा। ये है यहां जरा इसका 2-4 लाइन यहां देखो। द प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन द न्यूक्लियस इज ड्यू टू द प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस। उसने क्या बोला है कि द प्रेजेंस ऑफ पोजिशन चार्ज ऑन न्यूक्लियस क्यों है, इज ड्यू टू द प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस। इसका कहने का मतलब क्या है, समझ रहा हो। इसका कहने का मतलब ये है कि केमिस्ट्री में हमारे पास में ये जो प्रोटॉन है, जो दिख रहे हो ना, ड्यू टू मतलब रीजन क्या है इसका, प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में कौन होता है, प्रोटॉन। न्यूक्लियस में प्रोटॉन प्रेजेंट होता है और प्रोटॉन ही हमारे पास में एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करता है, या हम कहें कि एटॉमिक नंबर प्रोटॉन को रिप्रेजेंट करता है। जैसा कि मैंने आपको बहुत पहले ही बताया था, एटॉमिक नंबर प्रोटॉन को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर है। द नंबर ऑफ प्रोटॉन, यहां से देखो जरा, द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर जेड। या इस वाली लाइन पे या ध्यान दो। द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट, जो कि प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, वो इक्वल होते हैं किसके, एटॉमिक नंबर के। और एटॉमिक नंबर को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, यहां पर जेड से। बात समझ में आ रही है। अब जरा ऊपर वाली बात, यहां लाइन को देखो। द चार्ज ऑन द प्रोटॉन इज इक्वल बट अपोजिट टू दैट इलेक्ट्रॉन। हमारे पास में जो चार्ज है प्रोटॉन का, वो इलेक्ट्रॉन के इक्वल होता है, लेकिन एटॉमिक नंबर जो होता है वो इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट नहीं किया करता। क्लियर है। फॉर एग्जांपल, द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द हाइड्रोजन न्यूक्लियस इज 1। जैसे एग्जांपल के लिए यदि हम बात करते हैं, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द हाइड्रोजन के पास में, हमारे पास में कितना इलेक्ट्रॉन है, हमारे पास में एक नंबर। एटॉमिक नंबर कितना है उसका, 1। तो जब एक एटॉमिक नंबर है तो हम बोलते हैं एक ही उसका प्रोटॉन है, और एक ही उसके पास में प्रोटॉन है, और एक ही उसके पास में इलेक्ट्रॉन है। बात समझ में आ रही है। आप ध्यान से देखो जरा, हाइड्रोजन के पास में कितना नंबर है, हाइड्रोजन न्यूक्लियस के पास में, उसका एटॉमिक नंबर होता है 1। मतलब ये हुआ कि उसके पास में प्रोटॉन कितना है, हमारे पास में 1। इलेक्ट्रॉन भी 1 ही होता है बाय चांस। अब जरा दूसरी बात करता हूँ, सोडियम की यदि हम बात करते हैं, ये यहाँ पास में सोडियम एटम का हमारे पास में एटॉमिक नंबर होता है 11। तो हम बोलेंगे उसके पास में प्रोटॉन कितना है, 11। मैं आपको पहले ही बता दिया इसको, ठीक है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं, यहाँ देखो, नंबर ऑफ, फॉर एग्जाम्पल, नंबर ऑफ, ये हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन हाइड्रोजन एटम एंड सोडियम एटम आर 1 and 11 रिस्पेक्टिवली। बात समझ में आ रही। तो यही है हमारे पास में एटॉमिक नंबर। इसको तो मैं आपको पहले भी बताया था, और एटॉमिक नंबर में ऐसा कुछ बात नहीं है। अब बात यह है कि एटॉमिक नंबर इक्वल टू, जरा इस वाली लाइन को याद रखना बहुत अच्छे से, जो यहां मैं लिख रहा हूं कि एटॉमिक नंबर जेड इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। सीधी आप ऐसा बात कर सकते हो। कोई बोलते हैं एटॉमिक नंबर क्या है, तो आप बोल सकते हो कि हमारे पास में न्यूक्लियस में जितना प्रोटॉन है वही हमारे पास में एटॉमिक नंबर है। ये कहे कि एटॉमिक नंबर के वो बराबर होता है। दूसरा क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आ न्यूट्रल एटम। न्यूट्रल एटम में हमारे पास में कितना इलेक्ट्रॉन है, वही हमारे पास क्या है, एटॉमिक नंबर। वाइल जबकि द पॉजिटिव चार्ज ऑफ द न्यूक्लियस या न्यूक्लियाई इज ड्यू टू प्रोटॉन। हमारे पास में जो पॉजिटिव चार्ज है वो किसके कारण होता है, प्रोटॉन के कारण होता है। या कहे प्रोटॉन पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो ये तो था हमारे पास में एटॉमिक नंबर, ज्यादा इसमें कोई रीड करने वाली बात है नहीं। अब बात करते हैं, बात चलते हैं जरा इस साइड, आओ जरा। अब बात करते हैं मास नंबर क्या होता है। मास नंबर क्या होता है, तो द टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियस, जो हमारे पास होता है, द टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियस इज
टर्म इज अ मास नंबर, और जिसको रिप्रेजेंट करते हैं ए से ऑफ अ एटम, किसी एटम का वो मास नंबर होता है। जैसे ये है हमारे पास में मास नंबर, तो जब मास नंबर की हम बात करते हैं तो हमारे पास में नंबर ऑफ प्रोटॉन मतलब जेड जोड़ लो, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन उसके एन जोड़ लो, तो ये हो जाएगा हमारे पास में मास नंबर। बात समझ में आ रही है? तो ये तो था हमारे पास में मास नंबर, और ये था हमारे पास में एटॉमिक नंबर। तो ये वाला जो टॉपिक था हमारे पास में वो हुआ यहाँ पर कंप्लीट। कौन सा? मास नंबर और एटॉमिक नंबर। बात समझ में आ रही है? अब बात करते हैं यहाँ पर आइसोटोप एंड आइसोबार के ऊपर। आइसोटोप और आइसोबार, इतनी बात समझ में आई? फंडा क्लियर है इतना? तो ये हमारे पास में 2.3 वाला ये जो था ये कंप्लीट हुआ। अब बात करते हैं 2.4 पर। 2.4 और हमारे पास में क्या है? ये 2.4 में ये है हमारे पास में आइसोबार एंड आइसोटोप। ये आइसोबार क्या होता है, आइसोटोप क्या होता है, अब इसको देखना है। याद रख लेना, बहुत अच्छी डेफिनेशन है, और ये डेफिनेशन आपकी इंपोर्टेंट भी है और एग्जाम में हम पूछेंगे भी। आइसोटोप क्या होता है, आइसोबार क्या होता है, ज्यादा ध्यान से देखना। अब बात करते हैं टोटल, हम यहाँ पर यहाँ से स्टार्ट जो हम कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं एटॉमिक नंबर से। अब यार ध्यान से देखो क्या बोल रहे हैं। एग्जाम्पल की सीधी बात मैं करता हूँ, एग्जाम्पल से हम बात करते हैं, ध्यान से देखना और समझना। हमारे पास में जैसे हम बात करते हैं यहाँ पर आइसोबार आर द एटम विथ सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। ये है, इतनी डेफिनेशन है हमारे पास में। आइसोबार क्या कहलाता है? जो आइसोबार वो कहलाता है जिनका मास तो सेम होता है बट एटॉमिक नंबर कैसा होता है हमारे पास में? डिफरेंट होता है। एटॉमिक नंबर कैसा होता है हमारे पास में? डिफरेंट होता है, वो कहलाता है हमारे पास में आइसोबार। एटॉमिक मास जो होता है, एटॉमिक मास हमारे पास में क्या होता है? सेम, बट एटॉमिक नंबर क्या होता है? डिफरेंट, वो कहलाता है हमारे पास में आइसोबार। और आइसोटोप क्या कहलाता है? आइसोटोप कहलाता है यहाँ पास में एटम, यहां से देखो एटम जो होता है यहाँ पास में, आइसोबार जो आइसोटोप जो कहलाता है यहाँ पास में वो ये है। ये डेफिनेशन देखो जरा। एटॉमिक नंबर जो होता है वहां पास में सेम होता है बट डिफरेंट एटॉमिक मास होता है, उसको बोलते हैं आइसोटोप। दोनों को बहुत अच्छे से देखना। आइसोबार में क्या हुआ? आइसोबार में क्या हुआ? ये है यहाँ पास में आइसोबार, ये हुआ यहाँ पास में आइसोबार। मैं इसको थोड़ा डार्क कर देता हूं। ये हुआ हमारे पास में आइसोबार और ये हुआ हमारे पास में आइसोटोप। ये एक बार और मैं इसको डार्क कर देता हूं। ये आइसोबार क्या होगा? जिसमें एटॉमिक नंबर, जिसका एटॉमिक नंबर कैसा होना चाहिए? इसमें एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा और एटॉमिक मास सेम होगा। इसमें एटॉमिक मास डिफरेंट होगा और एटॉमिक नंबर सेम होगा। बात समझ में आ रही है? ये है आइसोटोप और ये है आइसोबार। अब यदि हम हाइड्रोजन की बात करते हैं, यदि हम हाइड्रोजन की बात करते हैं तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं। हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप होते हैं? 3। अब यहाँ बहुत अच्छे से देखो, यहाँ पर बहुत अच्छे से देखना। जैसे हम इतने की बात करते हैं, आइसोटोप की बात कर रहे हैं हम। आइसोटोप, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं। एक होता है H, एक होता है D और एक होता है T। ये तीनों हाइड्रोजन ही है। एक को बोलते हैं प्रोटियम, दूसरे को बोलते हैं ड्यूटेरियम और तीसरे को बोलते हैं आप ट्राइटियम। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। अब जाए यहां ध्यान से देखो, H के नीचे कितने लिखा हुआ है? 1। यहाँ D के नीचे कितने लिखा हुआ है? 1। यहाँ T के नीचे कितना लिखा हुआ? 1। मतलब ये हुआ कि इसका एटॉमिक नंबर क्या हुआ? इसका एटॉमिक नंबर हुआ 1। लेकिन मास कितना हुआ? ऊपर वाला जो होता है वो मास कहलाता है। इसका ऊपर देखो मास कितना है? इसका मास है यहाँ पर 1। इसका मास कितना है? इसका मास है 2। ये देखो ऊपर वाला देखो, ये पूरा गड़बड़ हो रहा है। ये देखो ये क्या है? 2। और इसका मास कितना है? इसका मास है यहाँ पास में 3। तो एटॉमिक नंबर सेम है। यहाँ पर एटॉमिक नंबर क्या सेम? देखो 1, ये भी 1 और ये भी 1। एटॉमिक नंबर सेम लेकिन मास डिफरेंट है। इसका 1 मास है, इसका 2 मास है, इसका 3 मास है। तो ये कहेंगे कि हम ये हुए आपस में रिलेशन जो लगा वो लगा आइसो कौन सा टोप का, ये हुए आइसोटोप। फिर समझो डेफिनेशन क्या है? जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम हो, एटॉमिक नंबर सेम हो बट मास क्या हो? डिफरेंट हो। ये हुआ आपका आइसोटोप। और आइसोटोन की यदि हम बात करते हैं तो जस्ट अपोजिट हो जाएगा। अब जरा एक और आइसोटोप देख लो आप। इसका एटॉमिक नंबर सेम, कार्बन के 3 आइसोटोप है। ये देखो, ये कार्बन के 3 आइसोटोप्स है। एटॉमिक नंबर कितना है कार्बन का? 6। इस वाले कार्बन का कितना है? 6। इस वाले कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है? 6। लेकिन मास कितना है? 12, 13 और 14। 12, 13 और 14। तो ये है हमारे पास में आइसोबार, वो आइसोटोप। एटॉमिक नंबर सेम, मास डिफरेंट, ये कहलाएगा हमारे पास में आइसोटोप। बात समझ में आ रही है? फंडा क्लियर है?
क्लोरीन के हमारे पास में दो आइसोटोप होते हैं, ये देखो, एक होता है क्लोरीन 35, एक होता है क्लोरीन 37, जिसका मास 35 है, एक का मास 37, लेकिन एटॉमिक नंबर अभी भी कितना है हमारे पास में 17 है। तो ये हुआ हमारे पास में एग्जांपल आइसोटोप का। क्या हुआ? आइसोटोप का एग्जांपल हुआ। और आइसोबार की डेफिनेशन तो मैं आपको बता ही दिया, फंडा क्लियर है। अब आइसोबार का एक एग्जांपल में देता हूं। आइसोबार का एग्जांपल ये देखो जरा, बहुत प्यारा सा एग्जांपल है यहाँ पर कि एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो, मास सेम हो। देखो ऊपर कितना है कार्बन का 14, नाइट्रोजन का मास कितना है 14, लेकिन यहाँ पर कितना है 6, यहाँ पर कितना है 7। इसका एटॉमिक नंबर कितना है 6, इसका एटॉमिक नंबर कितना है 7, बट मास क्या है सेम। तो जब मास सेम होता है, एटॉमिक नंबर क्या होता है डिफरेंट होता है, तो वो कहलाता है आपस में जो रिलेशन होता है वो कहलाता है आपस में आइसोबार। क्या कहलाता है? आइसोबार। तो आइसोबार का ये एग्जांपल हुआ और ये आइसोटोप का एग्जांपल हुआ। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? तो ये टॉपिक हमारे पास कंप्लीट हुआ, आइसोबार क्या होता है और आइसोटोप्स क्या होते हैं। तो आइसोबार और आइसोटोप्स सिंपल सा दोनों में रिलेशन है, वो आप देख लेना एक बार, वो इसको रीड कर लेना, एक बार दो बार आप एग्जांपल देखेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। क्लियर है? किसी कोई डाउट? एक बार वो एक्सप्लेन करूं क्या? लगता है कि कोई आवश्यकता नहीं है। अब बात करते हैं आगे की। इतना ही करना था और बाकी कुछ नहीं करना, एक बार आप रीड करके देख लेना। ये बचा हमारे पास में क्या, ये है हमारे पास में सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन आप देख लेना। अब हमारे पास में आता है यहाँ पर, ये देखो 2.5 नंबर का टॉपिक। 2.5 टॉपिक में हमारे पास में आता है ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। मैंने आपको कल रदरफोर्ड मॉडल समझाया था, उसके 3 कंक्लूजन निकले थे, याद है? चाहे चलते हैं अपन रदरफोर्ड मॉडल पे। उसके 3 कंक्लूजन निकले थे, ये वाले, ये देखो, ये है रदरफोर्ड मॉडल। 3 कंक्लूजन कौन से निकले थे? ये है तीनों कंक्लूजन कि ये तीनों को ही याद रखना है, बाकी सारी चीज तो याद रहे ना रहे उससे कुछ नहीं होता। ये तीनों को आपको क्या करना है? याद रखना है। क्लियर है? देखो जरा ये तीनों को। रदरफोर्ड मॉडल था कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास थ्रू गोल्ड फॉइल। मतलब ये हुआ कि जो गोल्ड की फॉइल थी उससे बहुत अल्फा पार्टिकल्स आपके निकल के चले जाते थे। मतलब इसका ये हुआ कि उसमें बहुत ज्यादा होल है। इसका पहला का पॉइंट ये वाला पॉइंट है। देखो रीजन क्या है इसका, मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इन द एटम इज एम्प्टी एज मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास थ्रू द फॉइल अंडर। तो ये है हमारे पास में इसका 3 ड्रॉबैक। अब जरा दूसरे सेकंड पॉइंट पे आओ। स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स वाज डिफ्लेक्ट बाय स्मॉल एंगल। कुछ है वो आपके बेंड हो जाते थे, ये देख रहे हो ना, मैंने कल समझाया था। कुछ तो यहां से क्या हो गए, सीधे निकल गए, कुछ नहीं बल्कि बहुत से सीधे निकल जाते हैं। बहुत से क्या होते हैं, यहां से सीधे निकल जाते हैं। और कुछ जो होते हैं वो यहाँ पर बेक हो जाते हैं। अरे यार, कुछ यहाँ से जो होते हैं बेंड हो जाते हैं इस साइड, और कुछ जो होते हैं वो जिस डायरेक्शन से ये जा रहे थे उसी डायरेक्शन में वापस आने लगते हैं, उसी डायरेक्शन में वापस। तो ये 3 है, इसके पीछे इन्होंने देखा था। यहाँ पर हमारे पास में 3 बातें हो रही है। अब बात ये है कि कुछ सीधे क्यों निकल गए? सीधे इसलिए निकल गए क्योंकि उनके बीच में बहुत ज्यादा खाली स्पेस था। दूसरा क्वेश्चन है कि ये बेंड क्यों हो गए? बेंड इसलिए होगा क्योंकि अल्फा पार्टिकल के ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज, और बेंड हुए इसलिए ये हुआ कि जहां बेंड हुए वहां पर कोई नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है। तीसरी बात, ये वापस क्यों आ गए? हम जानते हैं कि वापस इसलिए आता है क्योंकि इसके ऊपर अल्फा के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो पक्के में बीच में कोई एक सेंटर है जहां पर पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा होगा, तो पॉजिटिव में हुआ रिपल्सन और ये हुआ हमारे पास रिटर्न मार गया। तो ये 3 चीजें यहां से हमारे पास निकल के आई थी। अब इसी के ऊपर उसने इसका ड्रॉबैक पूछे हुए हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक है हमारे पास में क्या 2.5 में कि ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड मॉडल में बहुत सी फिर भी कमियां रह गई थी। ये सही है कि आज तक हम उसी मॉडल को यूज कर रहे हैं, आज तक हम उसी को फुलफिल कर रहे हैं, वही मॉडल हम सही मान रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी उस वाले मॉडल में बहुत सी कमियां रह गई थी। अब वो कमियां क्या क्या थी वो एक बार आप यहाँ पर रीड कर लेना। ठीक है, हमको इसमें जितना समझाना था वो सारी चीज हमने समझा दी। ये उसका ड्रॉबैक्स हैं, जब आपके पास में आए लिखने के लिए तो आप यहाँ पर उसको, उसके ड्रॉबैक को जो आपको समझ में आए वो आप लिख देना। क्लियर है? इतना ज्यादा इसमें कोई एक्सप्लेन करने वाली बात नहीं है। अब आगे हम बढ़ते हैं। इसके आपको रदरफोर्ड बहुत अच्छे से कर लेना है, वो याद रखना, बाकी सारी बातें तो होती रहेगी। अब इसके बाद में हम बात करते हैं, ये लंबा चौड़ा निकल गया, इससे कोई मतलब नहीं है अब हमको। अब यहाँ चलो आप 2.3D एक नया टॉपिक आपका चालू हुआ। इसके पहले तो ये कंप्लीट हो ही गया, और देख लेते हैं रदरफोर्ड के अलावा कोई और है क्या? नहीं है।
ये उसके ड्रॉबैक है। ठीक है, अब 2.5 ये कंप्लीट हुआ। अब आया हमारे पास में 2.3। ओके ठीक है, अब ये है हमारे पास में डेवलपमेंट लीडिंग टू द बोहर्स मॉडल ऑफ एटम। अब बात करते हैं बोहर मॉडल की। अब एटम का एक मॉडल और बना जिसको हमने बोहर मॉडल दिया, मतलब ये कह सकते हैं कि बोहर नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने भी एटम के लिए एक साइज देखा कि भाई एटम का मॉडल क्या होगा, वो मॉडल उन्होंने तैयार करके दिया। किसने? बोहर मॉडल। तो उसने बोहर मॉडल के ऊपर हम अब बात करते हैं थोड़ा सा। डेवलपमेंट लीडिंग टू द बोहर्स मॉडल ऑफ एटम। अब हमारे पास में यहाँ बोहर मॉडल की बात हो रही है, बोहर नाम के साइंटिस्ट थे। अब देखो बात ये हिस्ट्री की बात कर रहे हैं बच्चों। अब हमको हिस्ट्री की बात हमको करना नहीं है, क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या क्या उनको परेशानियां आई है। ठीक है, बाकी आप अच्छा है, टाइम पास के लिए अच्छा है, आप इसको एक बार रीड मारो, पढ़ लो, है ना, टाइम पास के लिए अच्छा। बाकी में इसमें आपको कोई समझाने वाली बात नहीं है कि मैं आपको इसमें ये एक्सप्लेन करूं। हाँ, उन्होंने क्या क्या निकला, क्या क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। जिसको हिस्ट्री की शौक बहुत ज्यादा है, जिसको अच्छा लगता है हिस्ट्री पढ़ना, वो इनकी हिस्ट्री पढ़ सकते हैं। और भी यूट्यूब पे जाके, गूगल पे जाके इसकी हिस्ट्री देख सकते हैं बहुत बड़ा। ठीक है, वो हिस्ट्री में ज्यादा पढ़ता नहीं हूँ, बाकी ये है, बाकी और कोई बात नहीं है। ठीक है, लेकिन बस उन्होंने यही कहा था, बोले कि हमारे पास में जो मॉडल वगैरह है उसमें ये इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं और हमारे पास में न्यूट्रॉन होते हैं। इसकी बात हमारे पास में हो रही थी। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं 3.1 इसी में कि वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो हम ये जानते हैं, देखो ये तो फिजिक्स वाला है हमारे पास में, ये फिजिक्स वाला है हमारे पास में, वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अब फिजिक्स वाला टॉपिक है और हम सभी जानते हैं, और आपने 9th में 10th में पढ़ा होगा कि हमारे पास में जो इलेक्ट्रिसिटी होती है उसमें एक वेव होती है। वेव किस में नहीं होती? जब हम बात करते हैं उसमें भी एक वेव भी होती है ना। जब हमारे पास कोई सनलाइट आ रही है तो वो भी एक सनलाइट नहीं, एक पूरा क्या बोलते हैं, स्ट्रेट लाइन में नहीं होते हैं, उसमें भी आपकी क्या होती है? वेव होती है। मतलब हम कह सकते हैं, जब आपने फिजिक्स में पढ़ा था कि जो हम बात करते हैं या जो हमारे पास में कोई भी गाड़ी की आवाज आ रही है, मोटरसाइकिल की आवाज आ रही है, 2 व्हीलर 4 व्हीलर जो भी आवाज आ रही है, तो वहां से जो आवाज है, जो ध्वनि है, जो साउंड है, वो एक वेव के रूप में चलता है। वो किसके रूप में चलता है? आपका एक वेव के रूप में चलता है। इसको मैं यहाँ ज्यादा आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, ये फिजिक्स का ये टॉपिक है, इसलिए आप इसको फिजिक्स में ही देखना। ठीक है, ये इसमें उसने मालूम नहीं क्यों डाल दिया, लेकिन ये आपका फिजिक्स का टॉपिक है, शायद वहां आप बहुत अच्छे से इसको समझेंगे। ये हार्ट्स वगैरह ये सब फिजिक्स में आता है, ज्यादा मैं आपके साथ टाइम पास करूंगा नहीं, ये मैं आपको पढ़ाऊंगा भी नहीं और मैं आपसे ये पूछूंगा भी नहीं। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? हाँ, ये जरूर पढ़ लेना विजुअल लाइट वाला। ठीक है, ये विजुअल लाइट वाला जरूर पढ़ लेना, यहां से यहां तक देख लेना। यदि आपका हालांकि ये विजुअल लाइट जो है वो केमिस्ट्री में ही पढ़ रहेंगे, तो यहां से यहां तक इसको देख लेना। बाकी आगे आएगा तो आगे मैं इसको बहुत अच्छे से आपको कराऊंगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो इसका कोई काम आता नहीं है, कभी ये आगे आपको नीट जी में ये पूछने वाला है नहीं है, ना आपको बोर्ड में हम पूछने वाले हैं। तो जबरदस्ती ये सारा वेव इक्वेशन ये देखो, ये फिजिक्स लग गई, ये फिजिक्स हम कराने वाले नहीं है आपको, ये है हमारे पास फिजिक्स का टॉपिक। हाँ, बात करते हैं इसकी, यहाँ और देख लेते हैं इसको कि पार्शियल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। अब ये भी हमारे पास फिजिक्स का टॉपिक आ गया, इसको भी एक बार रीड कर लेना। ठीक है, आप ही, अब ये भी एक फिजिक्स का टॉपिक है, अगेन ये भी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपके केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें से क्वेश्चन आपके छोटे छोटे बनेंगे, वो देख लेना आप जो भी आपकी क्रिया लोगे, दर्पण लोगे, या फिर जो भी आपको लेना है उसमें से। बाकी इसको मेरी तरफ से आप छोड़ सकते हो। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? तो ये हम नहीं करने वाले हैं, ये भी हम नहीं करने वाले हैं। ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, इसको भी आप छुड़ाऊंगा मैं आपको, ये हम बाद में जब समय बचेगा जब करेंगे। ठीक है, ये काफी समय खा जाएगा, इसको मैं बोर्ड पे कराऊंगा, अभी नहीं करा दिया मैं, कराऊंगा, लेकिन मैं इसको किस पे कराऊंगा? बोर्ड पे कराऊंगा। ये सारी बातें क्लियर है? बात समझ में आ रही है? ये हम करेंगे बोर्ड पे, रिकॉर्ड करके रख लो हमारी बातें, ये हम करेंगे बाद में बोर्ड पे, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा उस समय हम इसको करेंगे, अभी हम इसको नहीं कर रहे हैं। क्लियर है? ये देखो, डुअल बिहेवियर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ये सारा फिजिक्स वाला टॉपिक आ गया यहाँ से। पता नहीं केमिस्ट्री में उसने क्यों डाल दिया, कैसे डाल दिया, किस वाले ने, किस बंदे ने डालवा दिया ये केमिस्ट्री में। बाकी ये सारी किसकी बात है हमारे पास में? फिजिक्स वाली बात है, हम फिजिक्स में इसको पढ़ेंगे। क्लियर है? मैं आपको ज्यादा टेंशन ना दूंगा ना मैं लूंगा, ये मैथमेटिक्स कौन सोल्व करेगा? सोल्व करना पड़ेगा इसको। ठीक है, ये हमारे पास में, इसको भी आपको एटॉमिक स्पेक्ट्रा, इसको ही मैं आपको छुड़वाऊंगा, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, आप एक बार रीड कर लेना। क्लियर हो रही बात? समझ में आ रही कि नहीं आ रही है भाई? चलो, यहां से यहां तक निपट गए। ये
इमिशन, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, और ये हमारे पास में लाइन स्पेक्ट्रा, हाइड्रोजन, ये सारा यार ये एमएससी वाला टॉपिक है, इसमें उठा कर डाल दिया उन्होंने, क्वेश्चन इसमें बनाते हैं नहीं है वो, उठा कर डाल दिया। ये क्या है, ये फिजिक्स वाले फार्मूले लगे हुए हैं इसमें, इसको हम अभी नहीं कराने वाले, कराएंगे लेकिन अभी हम नहीं कराएंगे। क्लियर है, ये वाली लाइन समझाएंगे, बोर्ड पर समझा दूंगा इसको मैं, अभी ये 2-4 दिन में जब मैं क्लास लूंगा तो इसको मैं आपको बोर्ड पर समझा दूंगा। ठीक है, ये वाला टॉपिक मैंने सफा छुड़वा दिया, लास्ट क्लास में छुड़वा दिया, मैं हर साल छुड़वाता हूँ, फिर भी बच्चों को सिलेक्शन होता है क्योंकि इसमें पूछते नहीं है। बोहर एटॉमिक क्या है, बोहर्स मॉडल फॉर द हाइड्रोजन एटम। अब यहां से अपन देखेंगे एटम की बात, भाई बात एटम की हो रही है, ये बताओ तो इस टॉपिक का नाम क्या है, यूनिट का नाम क्या है, एटॉमिक स्ट्रक्चर। जब यूनिट का नाम ही एटॉमिक स्ट्रक्चर है तो ये आपका फिजिक्स कहां से आ गई, उसमें एटम के ऊपर बात करते हैं ना हम, क्या है एटम, कैसे हुआ एटम, किसने दिया, क्या, ये सारी बातें हम इसमें करते हैं। तो ये है आप पास में बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। वो ये हाइड्रोजन एटम क्या हुआ, कैसे हुआ, बोहर मॉडल है इसका, ये हम, हाँ ये जो है देखो, अब इसको हम आपको बताएंगे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और ये जो है इजीबुथल क्वांटम नंबर। ठीक है, ये सारी बातें हैं जो है वो हम आपको समझाएंगे। ये बाकी आप इसको भी छोड़ सकते हो, ये मैथमेटिक्स वाला है। ठीक है, ये आपका कैसा है, मैथमेटिक्स वाला है, अभी आप इसको छोड़ सकते हैं, अभी आप इसको छोड़ सकते हैं। क्लियर है, बात समझ में आ रही है? तो ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये क्वांटम नंबर आपको समझाऊंगा मैं, लेकिन ये कैलकुलेशन हम नहीं करेंगे। ठीक है, ये सब मेरी तरफ से आप छोड़ सकते हो, ये डेरिवेशन आप सारा मेरी तरफ से छोड़ सकते हो, लेकिन फिर भी यदि आपने कहा कि हमको करना है तो मैं आपको करा दूंगा, मेरे को टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, वरना पूछा जाता है, आज तक नहीं पूछा। ठीक है, एक्सप्लेनेशन ऑफ लाइन स्पेक्ट्रा हाइड्रोजन, ये भी आपको छोड़ सकते हो, ये भी मेरी तरफ से आप बिल्कुल यहाँ से कट कर सकते हो, इसको भी मैं नहीं करवा रहा हूँ। आप बोलो तो इसको भी आप क्या कर सकते हो, यहाँ से कट कर सकते हो। क्लियर है, ये तो क्या हो गया, कट कर सकते हो, ये मैंने कट कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर ये सारा कट करवाई दिया मैंने। ये क्या है, लिमिटेशन ऑफ बोहर, हाँ लिमिटेशन आप पढ़ लेना। ठीक है, लिमिटेशन क्या है बोहर मॉडल की, ये आप पढ़ लेना एक बार। बाकी लिमिटेशन ऑफ बोहर मॉडल आप पूछ सकते हैं, ये पॉइंट्स ही है उसमें, वही आपको लिखने हैं, 4-5 पॉइंट है। डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर, ये भी आप देख लेना एक बार रीड करके, ऐसी कोई इसमें इंपॉर्टेंट बात नहीं है। बस में आ रही है। अब आगे बात करते हैं, इसमें देखते जाते हैं। ये सारा मैथमेटिक्स हमको सोल्व नहीं करना, समझ में आ गई, मैथमेटिक्स ज्यादा सोल्व हमको नहीं करना। जे हेसेनबर्ग अनसेंट्रली प्रिंसिपल, इसको एक बार रीड कर लेना बस, इंपोर्टेंट। बोर्ड में आप बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से तो क्वेश्चन हम बता ही देंगे, चिंता मत करो उसका। ठीक है, ये सारी बातें यार जबरदस्ती, ये फिजिक्स है, इसमें मैं आपको ज्यादा टेंशन नहीं दूंगा, ये भी समझो आपका हो गया। ये पेज यूनिट मिला लेना आप, है ये हमारे पास में यूनिट मिला लेना, जो आपसे बोला वो सिर्फ आपको पढ़ना है, उसमें से क्वेश्चन मैं नहीं बनाऊंगा, डोंट वरी, इसमें से मैं क्वेश्चन बना के आपको नहीं दूंगा। ये सारा आप छोड़ सकते हो मेरी तरफ से। ठीक है, ये सारा आप क्या कर सकते हो, छोड़ सकते हो, छोड़ दो। क्यों छोड़ दो, क्योंकि मैं बाद में करा दूंगा आपको, मैं आपको ये सारी चीजें बाद में करा दूंगा। ये वाला टॉपिक भी छोड़ दो, सब छोड़ दो, यहाँ से यहाँ तक जितना है पेज नंबर मिलाते जाओ, वो छोड़ते जाओ, इतना छोड़ दो, एक बार रीड कर लेना। बाकी इसमें क्वेश्चन हम नहीं बनाने वाले, बात समझ आ रही है? ये कुछ भी नहीं कराने वाले, मैं कभी भी नहीं कराया, मैंने आज तक की लाइफ में, ये कभी पूछा भी नहीं जाता। ये सब हटके हैं बच्चों, वो नहीं है जो हम कर रहे हैं। ठीक है, हम एटॉमिक नंबर के ऊपर बात कर रहे हैं, एटॉमिक मॉडल के ऊपर बात कर रहे हैं। ये क्या है, कुछ भी उठा के दे देते हैं। ये सब कुछ जितना मैं बता रहा हूं, हाँ यहां से करेंगे। ठीक है, ये हम करने वाले हैं, ये ऑर्बिटल एंड क्वांटम नंबर, ये यहां से हम करने वाले हैं, और बोर्ड पे कराऊंगा मैं इसको, यहां से करेंगे। अभी तक छोड़ दो, अब यहां सब कुछ अपन करेंगे, ये उसी यूनिट से रिलेटेड है। क्लियर है, ये सारा हम करने वाले हैं आने वाली क्लास में। आज की क्लास में हम नहीं करेंगे। आज की क्लास में मैंने आपको बता दिया क्या आएगा क्या नहीं आएगा, क्या इंपोर्टेंट है क्या इंपोर्टेंट नहीं है, कुछ चीज मैंने आपको समझा दी। ठीक है, तो मिलते हैं, पढ़ाई करते रहिए, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।